अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा ये फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन है, ये फ़र्स्ट मीटिंग होगी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। और इस मीटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने रखे हैं जो टीम के साथ भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और जो बाद में हमारे टीम में इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करेंगे लोग, उनके लिए भी सेशन है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली वर्क कैसे करती है और क्या पाथ होता है एक इंटर्न का एक सी लेवल तक पहुंचने तक, ठीक है। क्योंकि ये वो बेसिक्स हैं जिसके क्लियर ना हो तो वो फिर एम्बिग्विटी के अंदर बंदा रहता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि चीज़ कहाँ से वो स्टार्ट करे, उसका क्या कैरियर मैप होगा और कैसे उसकी ग्रोथ लर्निंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं कंपनी के साथ, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने डिपार्टमेंट्स बिल्डअप के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से एक एक डिपार्टमेंट बनेगा, और इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिविजुअलिटी के ऊपर और टीम बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, कि इंडिविजुअल वर्सेस टीम में क्या फ़र्क आता है। इसके अलावा हम वो बेनिफिट्स और ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करेंगे कि जो बंदा काफ़ी अरसे तक रिटेंशन के साथ रहता है उसकी क्या बेनिफिट्स और ग्रोथ अटैच होती है उसके साथ, ठीक है। मैं अपना पहले स्टोरी और बैकग्राउंड बता दूं कि किसी इंसान के जो भी पर्सनल गोल्स होते हैं, ठीक है, वो गाड़ी हो, वो हज, उम्रे हो, जो भी चीज़ें हों, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इस चीज़ पे करम किया, ठीक है। और बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का मालिक बना दिया। तो मेरी जो ज़ाती थी ना गोल, जो पर्सनल लाइफ के गोल से, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ। मेरा जो कह लें कि पेन पॉइंट है, जिसके ऊपर मैं बिल्डअप करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, वो है कि मैंने क्या इस सारी जर्नी के अंदर सीखा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द पर्सन हु हैव क्लोज 150 लाख डॉलर ऑन अपवर्क ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा माशाल्लाह और भी जितने प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम चीज़ें स्केल अप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। एक चीज़ जो इसमें सीखी है वो ये है कि एक बंदा कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट कि टीम। टीम की वजह से ही चीज़ें बनती हैं। अगर एक बंदे ने काम पकड़ा है, ठीक है, और वही इन्वॉल्व हो गया उसकी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर 1 मंथ की या 2 मंथ की टाइमलाइन है, ठीक है, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर कितनी और अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, आप वो मिस आउट कर दोगे, ठीक है। होता क्या है टीम के अंदर, अगर आपने वो काम पकड़ा है और आप वो डेलीगेट करते हो, ठीक है, और डेलीगेशन भी इस वे में कि उसके एक एक डिपार्टमेंट बने हो कि मोबाइल एप्लीकेशन का डिपार्टमेंट मोबाइल में कवर अप कर रहा हो, ग्राफिक डिजाइनर एक चीज़ को कवर अप कर रहा है, क्योंकि एक बंदा सब कुछ नहीं होता। टीम के थ्रू करेंगे हमें क्वालिटी भी मिलेगी, स्पीड भी मिलेगी, और उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एक एक चीज़ ना मेक श्योर होगी कि वो क्वालिटी पे बिल्डअप हुआ है। लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन है ना और वो अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा रहा है, तो वो कितना अर्सा तक उस चीज़ को कर सकता है। अगर वो रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो फ्लटर वाली साइड पे क्या करेगा। अगर फ्लटर में है तो मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट को संभालेगा, डेवऑप्स के ऊपर आए। एक फुल स्टैक डेवलपर की जर्नी क्या है, मतलब कि जब वो एक रीच कर जाता है सीनियर मैनेजमेंट तक, या उसको काम पकड़ भी रहा है और करवा भी रहा है, कर भी रहा है, उसके बाद उसका स्कोप क्या होता है। इसके ऊपर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे एक चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वर्सेस टीम। क्यों टीम ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि हर चीज़ को खुद से संभाल ले, ठीक है। अगर मैं सेल्स की बात करूँ, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है, मैं उसके ऊपर ज़रा अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि क्या जर्नी है। अगर हम अपवर्क से काम पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक प्रपोजल को लिखने के लिए तकरीबन 30 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, जितना भी लग रहा है टाइम, उसके अंदर मेरी लर्निंग भी है। जो जो कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं मैंने उनको निकालना है, उनको स्टडी करना है, ठीक है। इससे एक्सपोजर बिल्डअप होता है, ठीक है। और जैसे ही मैं सेल लेके आऊँगा, मैं ये नहीं भूल सकता कि मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने $10,000 का एक काम पकड़ लिया है, ठीक है, तो मैं इसको अपने आप को क्रेडिट दूँ कि ये मैंने कुछ किया है। नहीं, ये एक डॉट है जिसे हमने बाकियों से कनेक्ट करना है। इस डॉट के आगे जितनी चीज़ें आएँगी, कि एक डिपार्टमेंट में जाएगा, उसकी फिज़िबिलिटी चेक होगी, उसके बाद उसके जितने प्रोसेसेस बनेंगे, ठीक है, हम उन प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ मेरा कमाल है कि मैंने काम पकड़ा है। अब काम पकड़ के उस क्लाइंट के साथ जो प्रॉमिस पूरा करना है वो मेरी टीम ने करना है, ठीक है। और अगर मेरी एनर्जी और मेरा टाइम इस तरफ लग रहा है ना, तो यहाँ से मैं 10-10 हज़ार डॉलर के या कितने भी प्रोडक्ट पकड़ लूँ, मैं लाइन लगा सकता हूँ। एक सेल फनल बन सकती है, और ये सिर्फ अभी अपवर्क की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत से और चैनल होते हैं। तो एक बंदा कहाँ-कहाँ अपनी एनर्जी लगाएगा, तो जिसका जो शौक है या जिधर वो इंटरेस्ट करता है, उसको चाहिए कि वो वहाँ पे बिल्डअप करे। मेरा सेल्स में है, तो मैं सेल्स के चैनल को एक्सप्लोर करके वहाँ से लीड्स निकाल के लाऊँगा, वो इनबाउंड हो या आउटबाउंड हो, ठीक है। जैसे ही सेल आती है उसके बाद आगे डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है मैंने उसको ऑपरेशंस को मैनेज करना, उन चीज़ों को मेक श्योर करना कि वो क्लाइंट की वो जो क्वालिटी वो चाह रहा है उस तक जाए, ठीक है। इसमें हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी आएगा, इसमें हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट भी आएगा,
कोडिंग का डिपार्टमेंट भी आएगा और बाकी जितने इससे मुंसलिक होते हैं वो चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। अगर एक बंदा सब कुछ कर रहा होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, टाइम मैनेजमेंट और वो चीज़ें ना बहुत लॉन्ग ड्रैग होंगी और हो सकता है उस तरह के कितने अच्छे क्लाइंट आ रहे हों ड्यूरिंग दैट जिन सबको आप मिस कर दोगे। तो अगर तो फ्रीलांसिंग से आपने सिर्फ अपना फ़ायदा करना है ना, तो उसकी सिर्फ एक एज है, एक सर्टेन लेवल तक, लाइक 3 साल 4 साल 5 साल, या आप उसको कहाँ तक ड्रैग करोगे, ठीक है? कि अगर आपने ही काम पकड़ना है और आपने ही काम करना है, तो उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। यू नीड टू लाइक बिल्ड अ टीम। टीम ही एक वो चीज़ है जो अल्टरनेटिवली हम सारों को एक आज़ादी दे सकता है, जहाँ पे हम एक अर्ली स्टेज में रिटायर भी हो सकें, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ पाई जाती है कि जब एक बंदे ने काम किया है ना, तो वो क्रेडिट अपने आप को दे रहा होता है कि देखो मैंने ये चीज़ की। इस दौरानिए के अंदर जो लोग मंज़र-आम पे नहीं आ पाते, जैसे कि बैकएंड की टीम होती है, ठीक है? कि कुछ फंक्शनैलिटी बिल्डअप की है। आपको सिर्फ़ इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है और आप उस इंटरफ़ेस की बेस के ऊपर ये जज कर रहे हो कि ये चीज़ मैंने बनाई है, या ये प्रोजेक्ट क्लेम कर रहे हो कि मैंने बनाया है। इस चीज़ से इंडिविजुअल पर्सन ना नज़र आता है सामने। इसका नुकसान है, टीम टूटती है, क्योंकि जिस बंदे ने मेहनत की होती है, पूरे लॉजिक्स लिखे होते हैं, आपने सिर्फ बटन के ऊपर एक एपीआई हिट करवाई है, लेकिन उसके पीछे जो परफॉर्मेंस है, जो चीज़ें हुई हैं, उसका क्रेडिट मर जाता है। इस वजह से टीम के अंदर वो आपस में मोहब्बत नहीं आ पाती। वो कहते हैं कि ये मेरा क्रेडिट खा गया, वो मेरा क्रेडिट खा गया। हल क्या है? एक यूनिट की तरह काम करें। हर बंदे को पता हो कि मैं एज ए कंट्रीब्यूटर हूँ। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं सिर्फ सेल में एक कंट्रीब्यूटर हूँ, बाकी का प्रोसेस मेरी टीम संभालेगी, ठीक है? और मैं टीम के बगैर नहीं चल सकता। तो मुझे वो टीम बिल्डअप करनी है जो सीनियर्स हों, जो उस क्लाइंट को मतलब कि वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें जो वो चाह रहा है, ठीक है? ओके, एक और छोटी सी चीज़ है कि कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है? एक लीड आती है टॉप पे, आपने वो लीड को या तो आउटरीच किया या वो खुद आई है, ठीक है? इसके भी दो तरीके हैं कि वो खुद कैसे आती है और हम कैसे रीच करते हैं। ये अभी का टॉपिक नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन इन सम लेटर वीडियो। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लीड आती है, हमने क्लाइंट के साथ कंडक्ट की मीटिंग, उसके जितने भी क्वेश्चन से एक सीटीओ ने उसकी फिजिबिलिटी बताई कि ठीक है इसको 2 महीने लगेंगे, ठीक है? ये चीज़ फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब इसके स्प्रिंट बनाएगा और डेवलपर से कंफर्म करेगा कि क्या ये चीज़ फिजिबल है, ओके है। इस बेस के ऊपर वो टीम के अंदर काम डिवाइड होगा, जिसमें हम वर्कलोड मैनेजमेंट भी करेंगे कि एक बंदे के ऊपर 40 आवर से ज़्यादा वर्क ना डाला जाए, या इतने घंटे से एक्सीड ना करे एक चीज़ ना। तो इस वे के अंदर हमने वो प्रोडक्ट को विन किया, क्लाइंट को लेके आए। उसके बाद उसका एक डिलीवरी फेज़ शुरू होता है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर वो वाहद बंदा होता है जो क्लाइंट के साथ ना बैक टू बैक इंटरेक्शंस कर रहा होता है। वो उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट को समझता भी है, पढ़ता भी है और स्कोप के अंदर क्रीप नहीं आने देता। विद इन स्कोप के अंदर वो सारा काम डिलीवर करवाता है और वो अपनी टीएल के साथ ना इंटरेक्ट रहता है। टीएल बेसिकली डेवलपर के साथ इंटरेक्ट रहता है, जो कि स्प्रिंट को मैनेज करके देते हैं, ठीक है? कि 1 हफ्ते का हमारा ये टारगेट है और अगर उसमें कोई चेंजेस आती है, कोई चीज़ होती है, तो आपका स्प्रिंट आगे पीछे हो जाता है। तो हमारा जो डेवलपर का टारगेट है वो है स्प्रिंट को मीट करना, और इसमें टीएल उसकी मुआवनत करता है, उसकी हेल्प आउट करता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है कि यार सम टाइम टीएल हेल्प नहीं कर रहा होता, ठीक है? टीएल क्यों नहीं हेल्प करता? आपने ये मेजर करना है कि क्या जो चीज़ आप लेके आ रहे हो वो आपके कद के ऊपर की चीज़ है या नीचे की चीज़ है। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन करते हो जो आप पहली दफ़ा कर रहे हो, लाइक पेमेंट इंटीग्रेशन करने लगे हो, ठीक है? और आपको आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके वो चीज़ असाइन की गई है, ठीक है? वो आपका एक टेस्ट है, आप उसे एज ए चैलेंज लो, और वहाँ पे अगर आप फँसते हो तो टीएल आपकी सपोर्ट करेगा, हेल्प आउट करेगा। लेकिन ऐसी चीज़ जो आपके कद के नीचे की है और वहाँ पे आप बार-बार अपने टीएल को अप्रोच करोगे ना, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? वो और अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उसको चाहिए कि वो अपने उस बंदे को स्ट्रेच करे, उसे उठाए। तो जब वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, तो क्योंकि सिंक नहीं बन पाता, तो वो फिर बंदों में दूरियां होती हैं, ठीक है? जब हम एक मेक श्योर करते हैं स्प्रिंट हमारा अचीव होता है, टारगेट अचीव होते हैं, क्लाइंट को काम पसंद आता है, ठीक है? तो असल में वो हम प्रोजेक्ट नहीं जीतते, हम क्लाइंट को जीत लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं ना, लेकिन उस क्लाइंट के पास कितना ऐसा काम होता है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि क्लाइंट रिटेंशन के साथ आए, उसका जितना हम काम करके दे रहे हैं उसको जो भी सपोर्ट चाहिए। अच्छा, इसमें ये पर्पज़ नहीं है कि वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी मान के इसके अंदर मतलब मल्टीपल चीज़ें लेगा, नहीं। ये हमारी एसओपी की खिलाफ होती है। हमने एक एसओपी अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है, क्लाइंट के साथ भी और वन टू वन भी जो हमारी होती है ना। तो इस वे में जब हम काम को रिटेंशन के साथ डिलीवर करते हैं, तो फिर वो क्लाइंट हमें रेफ़र भी कर सकता है। वो क्लाइंट किसी और को भी कहेगा,
इवन उसके पास अगर कोई और प्रोजेक्ट भी आता है तो हम उसके वो ट्रस्टी वेंडर बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अच्छा अभी हमारी टीम क्योंकि एक स्मॉल स्केल के ऊपर है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब हम इंशाल्लाह ताला 50 या 100 लोगों तक पहुंचेंगे ना, तो उस स्टेज तक हमारी सी एग्जेक्टिव सूट जो होता है वो निकल के सामने आएगा, ठीक है। और ये इस तरह नहीं है कि हमने एकदम जंप मार देना है, इसको सालों लगेंगे, 5 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, जबकि वो पूरी लेयर डिफाइन हो। छोटी टीम के लिए सिर्फ ये है कि शुरू के अंदर हमें मल्टी हैट्स पहननी पड़ती हैं। अगर मैं एज ए CEO काम कर रहा हूँ ना, तो लेकिन इन डेप्थ मैं करके रहा हूँ, मैं एक्चुअली सेल के डिपार्टमेंट के अंदर अपना काम कर रहा हूँ। अगर अब्दुल्ला भाई एज ए CTO हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे फ़िलहाल, क्योंकि ये चीज़ें अभी बिल्डअप होनी है, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं उसके अंदर क्या है कि वो डाइव इन, वो कभी फाइनेंस को भी देख रहे हैं, कभी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं। तो जो इनिशियल स्टेज होती है वहाँ पे हमने मल्टी हैट्स पहननी होती हैं। उसके बाद जब हम ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेलीगेट करते चले जाते हैं, ये हैज़र्ड नहीं होता, ये डेलीगेट करना पड़ता है। यानी जब आप एक हेड उतार रहे हो तो वो आपने देखना है कि कितना क्रेडिबल है। इस वे के अंदर आपने अपने काम को, अपने प्रोसेस को डेलीगेट करते जाना और आपकी एक टीम बन के सामने आ जाएगी। इस ये मेरा विजन है कि जो जिस वे में हमने अपने 50 या 100 लोगों तक पहले पहुंचना है, ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बेसिकली जिम्मेदार होता है विजन का, ग्रोथ का और कंपनी कल्चर को मेक श्योर करने का, और ओवरऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हो या कुछ भी हो, इन चीज़ों को वो मेक श्योर कर रहा होता है विजन वाइज। ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑन करता है ऑपरेशंस को, और इसका जो कैरियर मैप है वो डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होता है। ये टेक्नोलॉजी वाली साइड से हो या ना हो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिलीवरी वाली साइड के ऊपर मेक श्योर करता 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 है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक पहुंचता है। CTO बेसिकली टेक्नोलॉजी से आया होता है, उसका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होता है, वो फिजिबिलिटी और टैक्स के ऊपर काम कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल 2027 के अंदर, 28 के अंदर कोई AI के ट्रेंड आ रहे हैं, कोई नई चीज़ आ रही है, उसने अप टू डेट रहना है, अपनी टीम को भी टेक्नोलॉजी वाइज उठा के रखना है, ठीक है। जैसे उज़ैर भाई डेवऑप्स के अंदर आप कुबरनेटिस और डोकर इन चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो ये CTO भी इस चीज़ के ऊपर अपनी आउटपुट देगा कि आपने अब फर्दर अपनी टीम के अंदर ये टेक्नोलॉजीज लेके आनी है। आज के दौर में हमें AI के ऊपर काम बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल ऐप और वेब की सर्विसेज दे के काम नहीं चला सकते। आगे आगे हमने इन चीज़ों को मज़ीद ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों पे काम कर भी रहे हैं। एक बिगिनर पर्सन सी सूट तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, एक टेक्निकल ग्रेजुएट लड़का है, ठीक है, वो आया है एज ए जूनियर या मीडियम मिड डेवलपर। उसने अपना कोडिंग से स्टार्ट किया, फुल स्टैक तक पहुंचा, उसके बाद वो सीनियर लेवल तक पहले पहुंचेगा। वो डायरेक्ट जंप नहीं होता कोई भी चीज़ का, वो सीनियर लेवल तक पहुंच के उसके कोडिंग के 3 4 5 साल लगने हैं कोडिंग के, जहाँ पे वो कल आप अपना टेक स्टैक चेंज भी करते हो लेकिन उसे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पता है, उसे DSA का चीज़ों का पता है, उसे लॉजिक्स का पता है कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। उसके बाद वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी मायने नहीं रख रही होती, वो सीख लेगा, मतलब 2 महीने 3 महीने और लगाएगा, क्योंकि सीनियर के लिए वो चीज़ें एक अंडरस्टैंड कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी सेल्स एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अपवर्क के ऊपर एक प्रपोजल राइटिंग स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ ना, बेसिकली मैं क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए वो कंटेंट लिख रहा हूँ। इसका मतलब कि वो कंटेंट अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर कर रहा हूँ तो मैं लिंक्डइन का एक्सपर्ट भी बन सकता हूँ। उसके टूल्स डिफरेंट होंगे जिनमें मैंने सीखना है, लेकिन उन्हें अप्रोच कैसे करना है, वो वर्ड्स क्या होंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड क्या होगी, ठीक है। ये तो वही सेम रहेगा। इसी वे के अंदर टेक्नोलॉजी का काम होता है। वो सीनियर लेवल तक पहुँच के उसके बाद आती है लीडरशिप लेयर, जहाँ पे वो अपने साथ डिसीजन लेगा कि क्या उसने वो CTO वाले पाथ पे जाना है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक जाना है, ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का ये पाथ होता है कि वो पहले कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, कोऑर्डिनेटर के बाद वो एज ए काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, PM के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट और इस वे में COO तक पहुंचता है। और अगर CTO की बात की जाए तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर करता करता इस वे में अपने आप को CTO तक लेवल तक लेके जाता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है वो टेक्नोलॉजी में जा रहा है या ऑपरेशंस में जा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम सेल से आगाज़ कर रहे हैं। सेल में फ़िलहाल सिर्फ मैं इंडिविजुअल पर्सन, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही टीम बिल्डअप होगी, अभी 2 रिसोर्स हैं ऑनलाइन हमारे, ठीक है। अरबाब भाई और मिसिक्रा हैं, ठीक है। और वो दोनों रिमोटली काम कर रहे हैं। एक लिंक्डइन को देखते हैं और एक सोशल मीडिया को देखते हैं। बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम इस टीम को एक्सपेंड करेंगे, जिसे मैं पर्सनली खुद डील कर रहा हूँ। अच्छा, इनबाउंड और आउटबाउंड लीड्स का भी बता देता हूँ। जब हम एक ब्रांड होते हैं ना, फिर हमें अपनी रिप्यूट की फ़िक्र होती है। फिर हम इस तरह क्लाइंट के साथ ना मज़ाक नहीं कर सकते कि कोई भी प्रोडक्ट ले लें और बाद में हम कहें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस तरह नहीं होता।
ठीक है। हर चीज़ एक SOP, एक स्केलेबिलिटी के साथ डिस्कस की जाती है कि ये चीज़ ग्रो कर सकती है या इस चीज़ से हमारी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको सोच समझ के लेना पड़ता है, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम फेल भी होते हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, और मियाना रवि वाला डिसीजन लें वो ज़्यादा बेटर होता है, बजाय ये कि सबसे टॉप बेस्ट लेके और बाद में पता चला कि नहीं ये गलत हो गया। तो आप मिड ले सकते हो उस चीज़ के ऊपर ना स्टांस। इंशाल्लाह हम बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग का वो करेंगे पूरा, जिसके अंदर SEO की टीम आएगी, सोशल मीडिया की टीम आएगी, और फिलहाल अपवर्क को मैं खुद देख रहा हूँ। तो इस वे में हम इस डिपार्टमेंट को बिल्डअप करेंगे एक एक करके। ठीक है, ये प्रोफाइल एक वेपन की तरह होती है। जब आपके पास काम अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है, तो आपने अपने मेन प्रोफाइल को थोड़ा सा स्लो डाउन करके दूसरे प्रोफाइल्स को बिल्डअप करना होता है, दूसरे चैनल को एक्सप्लोर करना होता है, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर एक प्लेटफॉर्म आपका उड़ गया रातों रात या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो गई, जो कि अगर हम SOP को फॉलो करें तो नहीं होगी, लेकिन एक मान के चल लेते हैं कि एक किस्म की तलवार तो आपके ऊपर लटक रही है ना। जब आपके पास मल्टीपल चैनल होते हैं ना, तो फिर स्टेबिलिटी आती है। इस वे में हमने एक एक डिपार्टमेंट को खड़ा करना है। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास अभी डिज़ाइनिंग और QA की और डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, जहाँ पे हमने इंशाल्लाह उस चीज़ को मेक श्योर करना है। अभी के लिए क्या है, वही मल्टी हैट वाला काम, कि जो डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है, डेवलपर उस चीज़ को मेक श्योर कर ले, जब तक QA का बंदा नहीं आया था। और डिज़ाइन के लिए देखो अभी कितनी आसानी हुई पड़ी है कि आप फिग्मा में एक को प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको कम से कम एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि आप जिसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट लेटर ऑन ये क्यों ज़रूरी है कि हमने उसके बजाय इस चीज़ को फोकस देने है कि हमें कोई वाकई एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर मिले। समटाइम क्या होता है कि हम ना यूज़र एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं। हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज हमें ये नहीं पता होता कि यार ये जो एप्लीकेशन है किसने चलानी है, ये चलनी किसके ऊपर है। समटाइम वो किसी ने साइकिल के ऊपर लगा के चलानी होती है, समटाइम आप ये समझ लो कि वो हेल्थ केयर में यूज़ होनी है, उसकी नोयत डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो यूज़र को उस तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है, हमें वो फिर डिज़ाइनर चाहिए जो क्रिएटिवनेस के साथ सोचेंगे कि इसका एज ग्रुप क्या है, इसको कौन से कलर स्कीम होगी जो हमने देनी है जिससे इंटरेक्शंस बढ़े। ठीक है, इसलिए ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम इसको इंट्रोड्यूस भी करेंगे। अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जैसे मैं मल्टी हेड की बात कर रहा था, मैं जानबूझ के आपको कहता हूँ कि आप मुझे लूम वीडियो बना के दो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप वो जो पूरी की पूरी चीज़ बना रहे होते हो ना रिकॉर्डिंग के दौरान, वो टेस्ट हो रही होती है। इस वे में वही लोन की वीडियो या वो क्लाइंट को चली जाएगी, उसको एंगेजमेंट मटेरियल भी चला जाएगा। क्लाइंट हमसे ये ना कभी पूछे कि यार वेयर इज़ माय प्रोजेक्ट, समझने बात को। क्योंकि जब वो ये चीज़ पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमने उसको अंधेरे में रखा हुआ है। आप बहुत मेहनत के साथ एक चीज़ बना रहे हो, ठीक है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता चल रहा, तो वो आपके उस काम की कभी भी वो एफर्ट को सराहेगा नहीं, और वो वर्थलेस हो जाएगी। ओके, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसका भी मैंने आपको बहुत हद तक बता दिया कि कैसे हर चैनल वर्क कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इनबाउंड और आउटबाउंड लीड। एक होता है कि हमने खुद क्लाइंट को प्रपोजल देना होता है, अप्रोच करना होता है, ठीक है, वहाँ पे हम क्लाइंट की ज़्यादा सुन रहे होते हैं। और एक होता है क्लाइंट हमें खुद अप्रोच करे, वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का रेट दे सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास चल के आ रहा है। हमारा जो एंड गोल है वो ये होना चाहिए कि क्लाइंट हमारे पास खुद अट्रैक्ट हो के आए। हम इतने अट्रैक्टिव हों, हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी अट्रैक्टिव हो, हमारी चीज़ें अट्रैक्टिव हों कि उसे पता हो कि इनके प्रोसेसेस पीछे काम कर रहे हैं। यानी जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो इसको, मतलब जो क्लाइंट को आगे बंदा मिलेगा PM, वो इस सारी चीज़ को मेक श्योर करेगा। ठीक है, ओके। एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंडर HR काम कर रही होती है। HR का काम है कि आपके जो मेल्स होते हैं उनको देखना, कोई हायरिंग करनी है, कोई प्रोसेस करना है इस टाइप का, उसमें मुआवनत करना। TL बेसिकली क्यूरी निकालता है कि उसको एक डेवलपर की ज़रूरत है अपने इस काम को करवाने के लिए। वो क्यूरी HR के पास जाती है, HR उसके ऊपर एक जॉब पोस्ट करता है, ठीक है। और इस वे में विद इन बजट हम एक बंदा लेके आते हैं, रिसोर्स लेके आते हैं, ठीक है। HR का ये काम है मेनली, और वो कल्चर को और इन इन्वायरमेंट को मेक श्योर कर रहा होता है। वेयर एज एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये स्कोप होता है कि वो CFO तक जाता है। इसमें ये होता है कि आपके पेरोल्स आ जाती हैं, ठीक है, आपके क्लाइंट को जो इनवॉइसेस करनी है, जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, और कैश फ्लो की विजिबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर CFO काम कर रहा होता है, एडमिन डिपार्टमेंट बेसिकली, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे जाके CFO तक रीच करता है। अभी हमारी टीम के अंदर जो करंट चीज़ें चलेंगी, वो इस तरह चलेंगी कि सेल्स डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग HR डिपार्टमेंट, जिसमें क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 100 तक जाना है, तो मेरा
गोल ये है कि हम पहली टीम को खुद बनाएं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को डेलीगेट करें। ऑपरेशंस को अब्दुल्ला भाई देख रहे हैं और एडमिन को रहील भाई देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह ताला हमने एक एक करके डिपार्टमेंट बनाना है। यानी मैं चाहता हूँ कि आप ऑनरशिप लो उस चीज़ की आगे बढ़ के। यानी कौन सी कंपनी है कि आपको एक साल के अंदर 10-10 प्रोजेक्ट और आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें दिखाए। आप जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो ना, आपसे कभी भी वो इल्म नहीं वापस लिया जा सकता, ठीक है। कभी आपने ये नहीं सोचना कि जो आपकी सैलरी है या मनी है, ठीक है, वही एंड गोल है, ठीक है। वो एक फीड है और वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती है जैसे जैसे प्रमोशंस होती हैं, जैसे जैसे एक बंदा तरक्की कर रहा होता है अपने काम में, वो एक साइड है। लेकिन आप लर्निंग और ग्रोथ को ना भूलना। इस दौरानिए में जितने प्रोजेक्ट्स आए, उसमें जितने चैलेंजेस आए, दिन ब दिन आपने कोई नई नई से नई चीज़ सीखी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप साइड पे कोई डिस्ट्रैक्शन लगा लेते हो ना, कोई भी चीज़, तो वो एक चेन बन जाती है, ठीक है। आपके दिमाग का कितना सारा पोर्शन वो खा जाती है। बेशक आपने कोई एनएम लगाई हो, कोई वीडियोस लगाई हो, कोई लेक्चर लगाया हो, कुछ भी लगाया हो, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी। मैं मना तो नहीं कर रहा था, बट स्टिल जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ से फोकस हट जाता है आपका। अब इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है, अभी हम 15 की एक टीम है और हमने 2026 तक कोशिश होगी कि 50% को क्रॉस कर दें। ये चीज़ कैसे प्रिडिक्टेबल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अभी जो हमारी कंपनी का साइज़ है और जिस वे में हम काम पकड़ रहे हैं हम, ठीक है, पहले क्योंकि हम स्कैटर्ड थे, लेकिन मैं क्यों टीम इकट्ठी कर रहा हूँ, अगर मैंने सोशल मीडिया ये बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से अगर सेल्स अच्छी की और मैं इसकी कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को प्रोसेस को बिल्ड कर गया, तो जब यहाँ सेल फनल फुल होगी तो हमें उतनी ही टीम चाहिए होगी, उतने ही रिसोर्सेज चाहिए होंगे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। डेवलपर्स लेके आना सैलरी के ऊपर बहुत आसान है, टीम बनाना मुश्किल है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोसेस को ऑन करें, आगे आके उस चीज़ को कवर अप करें, मैं उनको चाहता हूँ कि आएँ, इसका कंट्रोल संभालें। और ये ओवरनाइट नहीं चीज़ होती, इसको टाइम देना पड़ता है, टेन्योर मैटर्स, ओके। अल्टरनेटिवली जैसे मैं बता रहा था कि यार पैसों के अलावा आपकी लर्निंग होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन पैसों की तरफ आ जाते हैं कि एक्चुअली में सी सूट तक या टॉप लेवल तक पहुंचने के क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली इसमें कंपनी टू कंपनी डिफरेंस आता है। वो कंपनियां जो प्राइवेट लिमिटेड हो जाती हैं, वो ओनरशिप तक ऑफर करती हैं, जिसमें ईसॉप आती हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को उसमें से कुछ इक्विटी दी जाती है, और इवन डैट ये एक टॉप लेवल है। इसके अलावा सर्विस लॉ होता है, जिसके अंदर आप अगर किसी को फायर कर रहे हो तो उसको एक अच्छी अमाउंट देनी पड़ती है, ठीक है। इस टाइप की ना वो पॉलिसीज़ और KPIs कह लो, बेसिस अलाउंसेस आ जाती हैं टॉप लेवल के ऊपर। इसके अलावा आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले को बना सकते हो, ठीक है, जब ये कंपनी पूरी लीगल फॉर्म में चली जाती है, ओके। मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से ये हैं कि यार ब्लेम कल्चर नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से ये हो गया और उसकी वजह से ये हो गया। होना ये चाहिए कि सारे एज ए यूनिट काम करें। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो रही है तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उसे फिक्सअप करें, ठीक है, ना कि उसे हाईलाइट करके उसको को तंग किया जाए या उसको। यहाँ पे हर बंदा ना काबिल एहतराम है। इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो रिस्पेक्ट है, कि आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट कैसे दे रहे हो, उसे डील कैसे कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जिसने आपसे ज़्यादा टाइम लगाया हुआ वो आपका सीनियर है, उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आती होगी जो आपके लिए बाद में फ़ायदेमंद करे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो चोरी नहीं हो सकता, ठीक है। आपने जो चीज़ सीख ली ना, वो आपका अपना पार्ट है। आप कंपनी का पार्ट रहो या ना रहो, वो चीज़ आपका पार्ट रहती है। तो इस वजह से ये खुदगर्ज़ी नहीं आनी चाहिए, और आपको जो नॉलेज पता है वो आप बताओ। लेकिन ये इस चेक एंड बैलेंस के साथ कि वो चीज़ आपके कद के ऊपर की है या नीचे की है। अगर नीचे की, फिर नहीं बताना, फिर उसे मेहनत करने दो, उसे जान मारने दो कि वो अपना कद ऊपर लेके आए, ठीक है। और लीडरशिप होनी चाहिए सारों के अंदर ना, ये होना चाहिए कि हमने उठाना है, सारों को हमने लेके चलना है अपने साथ, ओके। दैट्स द एंड। और अब किसी के कोई भी क्वेश्चन है, आई विल आंसर यू। हाँ ना, ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि माइट भी आवाज़ ना ही हो। आप कह रहे हो कि जो हम ड्यूरिंग वर्क कोई ऐसी चीज़ साइड पे लगा लेते हैं, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हाँ, इसका सीधा सा हल ये है कि आप ऐसी चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि बाय द टाइम वो आपको लग रहा होता है कि नहीं, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही। या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर हम एक दिन की एक सिगरेट पीते हैं ना, ठीक है, तो हमें वो वक्ती तौर पे नुकसान नहीं देती,
लेकिन अगर आप उसको महीने या साल के ऊपर कैलकुलेट करो ना, पता नहीं वो कितने हज़ार बन जाती हैं। लाइक एक सिगरेट 365 दिन, तो आपने 365 वो किए हैं और इसका फिर हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। तो वो जो चीज़ आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ना, वक्ती तौर पे शायद आपको लग रहा हो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो इम्पैक्ट आता है वो वर्स्ट होता है, और ये आपकी आदत बन जाती है। और आप अपनी नातों को ठीक कर सकते हो, ठीक है? शुरू में मुश्किल होती है, जैसे कि आपने कोई एक चीज़ शुरू की है ना, तो वो एक धागे की मानंद है। आपने वो 100 दफ़ा की तो वो एक रस्सी बन चुकी है। आप उसे ओवरनाइट ख़त्म नहीं कर सकते। आपको आहिस्ता-आहिस्ता अपने कुछ इस तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर सको, ओके? और फ़ोकस बनाने का मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पावरफुल टूल है बुक्स, बुक रीडिंग। जब आप सोशल मीडिया देख रहे हो ना सान, तो होता क्या है कि सिर्फ़ 1 मिनट की जो रील होती है, आप 1 मिनट स्क्रॉल करो, उसके बाद आप मुझे बताओ कि आपने जो ऊपर रील्स देखी हैं, वो क्या आती हैं? आपको 1 मिनट बाद भूल चुका होगा कि आपने क्या देखा था। इससे आपका ना हाफ़्ज़ा और ये जो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, आप कुछ सोच भी नहीं पाओगे। आप हर चीज़ सिर्फ़ चैटजीपीटी को कहोगे कि मुझे लिख के दो, मुझे ये चीज़ करके दो, मैंने मेल लिखवानी है, मैंने कुछ भी करना है, मुझे वो लिख के दे। ऑनेस्टली मेरी भी ये आदत थी, लेकिन मैंने इसको कैसे ओवरकम किया? जब आप बुक्स रीडिंग कर रहे होते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है और आपके पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ज़्यादा आ जाते हैं। अब मुझे चैटजीपीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद कस्टम प्रपोज़ल लिखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ये हुए कि कस्टम प्रपोज़ल से क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट होके आता है, ना कि जेनेरिक चैटजीपीटी, वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं बता सकता, इस वे में। और कोई क्वेश्चन? जी, रहील भाई। दोनों को मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो डेवलपर की बारी है, ठीक है, और उसको लगे कि मेरे साथ इस चीज़ में ज़्यादती हुई है, लाइक मेरे क्रेडिट को उस तरह सराहा नहीं किया, उसका हक बनता है कि वो मैनेजमेंट तक ना एचआर को मेल कर दे, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि आई एम फीलिंग दिस, ठीक है? और वो उन दोनों को बैठा के बात कर सकती है कि देखो एक्चुअल मामला क्या है। फिर बात वहीं पे आ गई, अगर उसे कद के नीचे की चीज़ थी, जहाँ पे उसने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उस टीम लीडर ने ठीक किया। और अगर उसके कद के ऊपर की चीज़ थी और टीम लीड नहीं सपोर्ट कर रहा, तो वहाँ पे टीम लीड का कसूर है। वहाँ पे उसके ऊपर एक्शन बनता है। मज़े की बात बताता हूँ, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली हम टीम लीड को ही कहेंगे, क्योंकि टीम लीड ने जब वो हायरिंग कर रहा है, उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, तो वहाँ पे उसका हक बनता है कि वो एक अच्छा और राइट कैंडिडेट अपनी टीम में लेके आए और प्रिडिक्ट करे। ठीक है? प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके स्प्रिंट दाँव पे लगे हुए हैं ना। अगर आपने पहले स्प्रिंट के ऊपर ही एक रिसोर्स लगाया है, वो आपको डिले पे डिले कर रहा है, तो वो अपना डिसीजन जल्दी ले। वो ये डिफ़ाइन करे कि क्या उसमें कोई कमी है, कहाँ पे कमी है, उसको अगर इम्प्रूव किया जा सकता है तो उसके ऊपर काम करे। लेकिन टाइम वेस्टिंग पे ना लग जाए, क्योंकि कइयों का होता है फिक्स माइंडसेट। यहाँ पे 2 फ़र्क आते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट है, जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता ना, आप भी उसकी हालत नहीं बदल सकते। ठीक है? सी सूट कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये जो एग्जेक्टिव लेयर होती है ना, जो सीईओ के नीचे काम कर रही होती है, या आप ये समझ लो कि सीईओ के फोत होने के बाद या उसके रिटायर होने के बाद जो अगला उसका इंसेस्टर होता है ना, वो इस लेयर में से भी फाइंड आउट होता है। ठीक है? जो कंपनी के विजन को आगे लेके चल सकता है। ये सी सूट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वो प्रोसेसेस का पार्ट है। ठीक है? ये नीचे से आए होते हैं। हम इनको बाहर से हायर करेंगे ना, तो ये एक किस्म की हेलीकॉप्टर हायरिंग हो जाएगी। और टीम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को। जो ऑर्गेनिकली इनमें से आए होते हैं ना ऊपर उठ के, वो अपनी फिर टीम बिल्ड कर रहे होते हैं। ये पार्ट है। और आपने कहा बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनियाँ ईसॉप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? जिसमें कोई इक्विटी आती है, वो प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं। इस वे में ये चीज़ बिल्डअप होती है और इनको हाई कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ मिल रही होती हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसको एक लीगल एंटिटी बनाएँगे। इट्स अ पार्ट ऑफ फ्यूचर इंशाल्लाह। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, आपने कहा कि एआई से सब कुछ मुमकिन है और हम मतलब किसी के डिपेंड नहीं भी होते। अगर तो अगर तो आपको वो पता है ना, हमने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है और वो कोड क्या करेगा, उसके क्या-क्या एक्शंस होंगे, उस हद तक वो चीज़ सही है, वो आप करो। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि एआई प्रॉम्प्ट ना हैज़र्डली कोई चीज़ जनरेट कर देता है। ये भी प्रॉम्प्ट राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिख क्या रहा है। ठीक है? अगर तो वो अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेगा, उसको हो सकता है वो चीज़ अच्छी मिल जाए। लेकिन मेनली क्या होता है कि जूनियर डेवलपर या एक मीडियम लेवल के डेवलपर्स, उन्हें उतना एक्सपोज़र नहीं होता। वो एक रैंडम डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी ना स्केलेबिलिटी मुतासर होती है। अगर हम बात करें कि यार हमने कुछ 5 दिन के अंदर एक पूरा प्रोडक्ट बना दिया,
व्हाट अबाउट कि अगर मिलियन यूज़र उसके ऊपर आएगा, क्या वो मिलियन यूज़र को संभाल पाएगा? उसका आर्किटेक्चर किस तरह डिज़ाइन हुआ है, उसका कोडिंग स्ट्रक्चर कितने यूज़र उठाएगा, ठीक है? और भी बहुत चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो सिर्फ ये कहना कि एआई की बेस के ऊपर हम ये चीज़ को क्विकली कर लेंगे, वो एक पर्सपेक्टिव है। देखो, इस तरह का केस होगा तो नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर इसको एक एक्सेप्शनल केस मान लें, ठीक है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम करेंगे, क्योंकि उसने एक टीएल के थ्रू एक वो चीज़ असाइन की हुई है, तो हम पीएम को देखेंगे, क्योंकि ये एक एक प्रोसेस एक बंदे में मलबा नहीं डलता, उसका पूरा प्रोसेस होता है। जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर किसी टीम को असाइन कर रहा है, तो उसके कद को देखते हुए असाइन कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि किसी जूनियर टीम को वो चीज़ पकड़ा दे और बाद में वो सारे फंसे हों। एम्बिग्विटी कहाँ क्रिएट होती है? जब हम बैकएंड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बंदों को डाल देते थे, कोई इसमें काम कर रहा है, कोई अपने मोबाइल के हिसाब से बना रहा है, कोई एडमिन पैनल के हिसाब से बना रहा है, ये चीज़ गलत है हमारा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि स्केलेबिलिटी को क्यों नहीं फोकस कर रहे। स्केलेबिलिटी में बात आती है ईआरडी से। आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करो ना, उसके डाटाबेस लेवल से, कि एक एक चीज़ कैसे कनेक्ट है। अगर मोबाइल साइड से कोई चीज़ इस एपीआई को हिट करेगा तो क्या उसका रिजल्ट जाएगा, अगर वेब से कोई रिजल्ट हिट करेगा तो क्या उसका जाएगा रिस्पॉन्स। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर चीज़ बिल्ड करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और कोई, ठीक है। अच्छा, आप बार बार टाइम इस्तेमाल कर रहे हो सीनियर की गलती, सीनियर की गलती। फॉर एग्जांपल वो सीनियर की गलती ना हो, उसकी काउंटेबिलिटी होती है वो चीज़। अगर आपको इस तरह लगता है ना कि ये चीज़ लूप में जा रही है, ठीक है, तो आप इसको एचआर को मेल कर सकते हो। एचआर उस प्रोसेस को, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना, वो डिसाइड करती है कि वो गलती है भी या नहीं, क्योंकि एक जूनियर डिफाइन कर रहा है कि ये सीनियर की गलती है, ठीक है, हो भी सकती है, लेकिन ये मामला उसको देखने दो ना जिसने वाकई वो काम किया या आर्किटेक्चर बनाया। प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज़ को देख सकता है कि टीएल की गलती है कि डेवलपर की गलती है। हम क्यों ही फेवर देंगे किसी चीज़ को? जहाँ पे जो चीज़ राइटली है उसी चीज़ के ऊपर जाएगा मामला, वो डेवलपर का हो या टीएल का हो। ऑल गुड। पर्सन कैसे खुद को वो करे कि मेरी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा? डिस्ट्रैक्शन से बचें सबसे पहले तो, ठीक है, बुक रीडिंग करें और वो टॉपिक्स एक्सप्लोर करें। देखो, अगर आप स्मार्टेस्ट पर्सन हो ना रूम के अंदर, आप गलत जगह पे बैठे हुए हो। आपने कहाँ से एक्सपोजर लेना है फिर? आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो बुक्स के ऊपर, लेक्चर्स के ऊपर, उन लोगों को देखो जो यार जो कामयाब हुए हैं, ठीक है। अगर आपने लर्निंग करनी है ना तो उनसे करो जिन्होंने कुछ किया हुआ है ऑलरेडी। आप अपने से नीचे वाले बंदे के ऊपर लर्निंग नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपको कहीं ना कोई सबक दे दे, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होना है कि जो आपसे बड़े हैं, जो कामयाब इंसान है, आप उसको स्टडी करके कामयाब हो सकते हो इंशाल्लाह। यार मैं आपको बात बताता हूँ, जो मेरी पर्सनल फीलिंग गलत हो सकती है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि यार जब आप सिग्निफिकेंटली यूज़ करने लग जाते हो ना गलत तरीके से, ठीक है, कोई भी टूल है, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, दिमाग बाउंड हो जाता है। बेशक वो एआई उसके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, वो हमसे, हम अगर भाग रहे हैं तो जहाज़ तो हमसे ज़्यादा स्पीड में निकलेगा, लेकिन आप पहले पायलट बनो उस चीज़ को, उसको समझने वाले बनो कि उसको सवारी कैसे करनी है उस चीज़ की, ठीक है। अगर आप विदाउट नॉलेज के चले जाओगे ना तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके टूटेगी, ख़राब होगी, और मेजर इम्पैक्ट आपकी लर्निंग पे ही आता है। आप हर चीज़ पे अगर डिपेंड हो गए हो कि यार ये प्रॉब्लम आया, जल्दी से मैं एआई के ऊपर जाऊँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में, कोई चैलेंज आ गया, अब खुद से तो सोचो एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मॉडल है। आप ये चीज़ गौर करना, आप एक ही प्रॉम्प्ट ग्रुप को दो, जेमिनी को दो और चैट जीपीटी को दो, और भी जो भी है, परप्लेक्सिटी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को दो, कोई उसको येस कहेगा, कोई उसको नो कहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार मैंने प्रोफाइल का ये डिस्क्रिप्शन रखना है, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। एक मॉडल आपको कह रहा है कि बहुत अच्छा है, इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, एक मॉडल कह रहा है बिल्कुल भी नहीं। आप कंफ्यूज नहीं हो गए? आप देखो, मेरी यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये है कि यार जिन लोगों ने एआई से पहले किताबें लिखी हैं ना, आप उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर हो, आपके वहाँ पे चीज़ों में बहुत इजाफा होगा। उनके अप्रोचेस को देखो वो कैसे काम कर रहे हैं। ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।